प्रकृति की गोद में बेशुमार खजाना है, बशर्ते आप ढूंढना चाहें। इसी खजाने की खोज में आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बांसकोट में। शिमला की ऐतिहासिक धरोहर जो हमें ब्रिटिश काल के दौर में ले जाती है। बांसकोट एक ऐसा ऐतिहासिक भवन जो हमें ब्रिटिश काल के दर्शन करवाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सफर की। हमारी नजर से हिमाचल के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ की हर बात निराली है। पहाड़, पर्वत, नीला आसमान और ऐतिहासिक इमारतें इसके आंचल में बसी हैं। बांसकोट एक शानदार और धूपदार स्थान जहां से दक्षिण की ओर पहाड़ियों और वन क्षेत्र का दृश्य दिखाई देता है और पूर्व की ओर घने जंगल और पश्चिम में सिविल सचिवालय से सटा ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की उत्कृष्ट कृति। बांसकोट आंशिक रूप से एकल और आंशिक रूप से दो मंजिला जो पश्चिम से दक्षिण की ओर है। मुख्य प्रवेश द्वार दूसरी तरफ है और इमारत को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि इसमें तीन तरफ यानी पश्चिम, दक्षिण और पूर्व का अच्छा दृश्य दिखाई देता है। बात करें इस भवन के इतिहास की तो इस भवन की कहानी शुरू होती है 1832 से। भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बांस ने 1832 में बांसकोट को अपना आवास स्थान बनाया था और उन्हीं के नाम से इस ऐतिहासिक इमारत का नाम पड़ा बांसकोट। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर वशिष्ठ, उनसे जानते हैं कि किस तरह का इतिहास जो है ये इमारत अपने आप में समेटे हुए है। सर, आप इसके इतिहास पे थोड़ी रोशनी डालें। इतिहास ये शिमला की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक ये तो माना जा सकता है, क्योंकि 1820s का जो डेकेड था वो था जब अंग्रेज़ों ने यहाँ आना शुरू कर दिया था। 1827 में लिफ्ट के बाहर जो पुल है वो बनाया गया, कॉम्बरमेयर ब्रिज, और उसके बाद इस तरफ के लिए सड़क बनाई गई। जब ये सड़क इधर बन गई तो एरिया तो कैप्टन चार्ल्स पेट कैनेडी ने ऑलरेडी डेजिग्नेट कर दिया था और ये शिमला इलाका में ही आता था। जब सड़क बनाई गई तो उसके बाद कुछ लोगों को ये इलाका ज़्यादा पसंद आने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का क्या था कि जब भी वो लोग यहाँ आते थे वो एक रिमोट एरिया ढूंढते थे। ज़्यादातर आप शिमला में घर देखें या तो बहुत ऊपर चढ़ के हैं या बहुत नीचे उतर के हैं। वो लोकेशन देखते थे जहाँ उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये एक आइसोलेटेड प्लेस था। तो इसकी लैंड जो है सबसे पहले एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे C.G. कैनेडी। देयर वर 2 कैनेडीज, रादर 3। ये नंबर 2 थे। वो C.P. कैनेडी जिन्होंने शिमला इलाका डेजिग्नेट किया, ये C.J. कैनेडी, चार्ल्स जेम्स कैनेडी, इन्होंने इसकी लैंड अलॉट की 1830 में टू समबडी कॉल्ड डॉक्टर लुडलो फ्रॉम दिल्ली। डॉक्टर लुडलो ने उसके बाद फिर से इसे सेल किया और इसमें उस समय इसका जो एरिया था करीब 200 स्क्वायर यार्ड था। डॉक्टर लुडलो ने इसमें 50 स्क्वायर यार्ड और ऐड किया, तो टोटल रेंट इसका 50 रुपीज़ पर एनम, यानी 40 रुपीज़ 200 स्क्वायर यार्ड का, 10 रुपये दूसरे का, तो 50 रुपीज़ पर एनम इसका रेंट होता था। लेकिन जिसने सबसे पहले ये घर ऑक्यूपाई किया उनका नाम था सर एडवर्ड बांस। उन्होंने इसका नाम सिक्योर कर लिया अपने नाम से, तो दिस इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड बांसकोट एंड ही नेम्ड इट बांसकोट, ऑल्दो ही लिव्ड हियर ओनली फॉर ए ईयर। बांसकोट आज का राजभवन, न्यू ट्यूडर शैली का भवन जो किसी ब्रिटिश गांव के घर जैसा लगता है। भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बांस ने सन 1832 में सबसे पहले इसे अपने आवास के रूप में उपयोग किया और उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम पड़ा। 1849 से 1864 तक ये विभिन्न ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का निवास स्थान था, जिनमें जनरल नेपियर, जनरल गोम, जनरल एंसन, जनरल कैम्पबेल और जनरल रोज शामिल थे। काफी कमांडर्स जो इस बीच यहाँ पर जो है उन्होंने ऑक्यूपाई इस प्लेस को किया। लेकिन उनके बाद नहीं, उनके बाद जो है उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आए थे। विलियम बेंटिंग ने तो अपना घर बना लिया जिसको हम ग्रैंड होटल के नाम से जानते हैं, और फिर बाद में बेंटनी हिल जी वो बना। तो ये जब आए इसके बाद 1849 से लेके और 64 तक
काफ़ी कमांडर इन चीफ और काफ़ी आर्मी ऑफिसर्स इसमें रहते रहे और अलग अलग लोगों ने कोशिश, ये कई बार बिका, कई बार लोगों के पास गया, कई बार इसकी डील्स हुई। इवेंचुअली हुआ क्या कि 1875 में, उस ज़माने में एक यहाँ पे जेंटलमैन होते थे मिस्टर S.B. गॉड। S.B. गॉड और जनरल इन, ये दो लोग ऐसे थे, दे वर द बिगेस्ट प्रॉपर्टी ओनर्स ऑफ शिमला। ईच हैड अराउंड मोर देन 30 हाउसेस। S.B. गॉड के करीब 34 थे, जनरल इन के 35 थे। तो ये प्रॉपर्टी मिस्टर S.B. गॉड के हाथ आ गई, सैमुअल गॉड के हाथ। उसके बाद उन्होंने इसे बेचा और पंजाब गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट शो किया, लेकिन उनको प्रॉब्लम ये थी, वो मरी के बारे में भी सोच रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट जो है समर कैपिटल अगर मरी को बना ले पाकिस्तान में, लाहौर के ऊपर, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग इसे लेके अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रेजिडेंस बनाएं कि ना बनाएं। बट बाद में उन लोगों ने ख़रीद लिया और फिर तब से इसका नाम गवर्नर हाउस पड़ा। फिर ये प्रॉपर्टी पंजाब गवर्नमेंट के पास ही रही, काफ़ी समय रही। हाँ, 47 तक राजा रही, उसके बाद भी रही। और जब आज़ादी के बाद भी ये पंजाब ही था। 1966 में जब हिल्स को अलग करके हिमाचल प्रदेश बनाया गया और 71 में इसे कंप्लीट स्टेटहुड दी गई, हिमाचल गवर्नमेंट ने इसे राजभवन घोषित किया। हालांकि इससे पहले राजभवन पीटरहॉफ में भी, पीटरहॉफ उस समय पंजाब हाई कोर्ट होता था। फिर जब ये हिमाचल गवर्नमेंट के पास आया, उन्होंने कुछ समय इसको राजभवन बनाया, फिर बाद में इसे टूरिस्ट बंगलो भी बनाया, इसे स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया गया। जैसे आज की डेट में पीटरहॉफ है, जैसे स्टेट गेस्ट हाउस है, उस समय इसको स्टेट गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1857 के महान विद्रोह की खबर जनरल एंसन को यहीं पर दी गई थी। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 3 जुलाई 1972 को ऐतिहासिक शिमला समझौते पर भी यही हस्ताक्षर हुए। उस समय इसे सरकारी अतिथि गृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। जब यहाँ पर समझौता हुआ पाकिस्तान और भारत का, तो एक बड़ा इतिहास अपने आप में संजोए हुए ये बिल्डिंग है, उसके बारे में आप तो कुछ बताइए। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है जो हमारी हिस्ट्री में हुआ है। 71 की वॉर जीतने के बाद इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम लोग जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उन्हें हम बातचीत के ज़रिए निपटाएंगे। तो उसको लेके एक समझौता यहाँ किया गया था 3 जुलाई 1972। तो मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी और मिस्टर भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो लोग यहाँ आए और वो जो ट्रीटी इसे कह सकते हैं, एक तरह की संधि, उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए थे। तो लोग कई बार जो है कंफ्यूज करते हैं ये बोल के कि वो समझौता वाइसरीगल लॉज में किया गया, ऐसा नहीं है। वो समझौता, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ साइन किए गए। बिल्कुल, अभी तक वहाँ जो वो महफूज है, महफूज है, वो टेबल, वो कुर्सियाँ, वो सब कुछ पूरी उसी तरह से महफूज रखा गया है और उसी तरह से आज हम इतिहास के जो साक्षी बन सकते हैं उसको देखते हुए। जुल्फिकार भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर राज्य अतिथि के रूप में इस भवन में ठहरे थे और शिमला समझौते में उपयोग किए गए कुर्सियां और टेबल आज भी संरक्षित रखे गए हैं। ये वही झंडा है जो उस समय के पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आए थे। और ये वो क्षण था जब दोनों देशों की अखंडता, संप्रभुता के सम्मान के लिए हस्ताक्षर हुए थे। इस वक्त हम हैं राजभवन के शिखर हॉल में, जहां पर शिमला समझौता हुआ था और जिस टेबल और कुर्सी पर वो शिमला समझौता हस्ताक्षर किया गया था, वो टेबल और कुर्सी उस वक्त का प्रतीक दिखा रहे हैं। बिल्कुल वरुणा, इस टेबल और कुर्सी का इतिहास बेहद पुराना है, 1972 से जुड़ा हुआ है। 3 जुलाई का वो शाम
हर किसी को याद रहेगी, खासकर इस बांसकोट को वो तारीख ज़रूर याद रहेगी। जी बिल्कुल। ये साक्षी शांति बना है। समझौता उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उस शांतिपूर्ण समझौते पर इसी टेबल पर बैठकर हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल, आज भी गवाही और दे रहे आज हैं। भी वो उनकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है जब उन्होंने उस समझौते पर साइन किया था। देख सकते हैं उस पिक्चर को भी हम। ये वही समय था वरुणा जब भुट्टो जी जो है वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए थे और करीबन 84 डेलीगेशन के साथ वो पाकिस्तान से यहाँ पहुंचे थे। जी बिल्कुल। और 3 जुलाई की रात, वो दरमियानी रात जब यहाँ पर शिमला समझौते पर शांतिपूर्ण ढंग से समझौता हुआ था। और कहते हैं कि उस समय जब भुट्टो यहाँ पहुंचने वाले थे पाकिस्तान से, तो इंदिरा गांधी स्वयं इस जगह पे आई थी और उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था कि तैयारियां पूरी तरह से जो है चाक चौबंद है या नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उस समय पर वो प्रधानमंत्री थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद इस चीज का जायजा लिया था कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां हैं। बिल्कुल। सौगान की लकड़ी के दरवाजे से होते हुए जब हम दरबार हॉल में कदम रखते हैं तो शिल्प कौशल की विरासत हमारा स्वागत करती है। यहाँ मनमोहक मोरिश शैली से सजा बांसकोट का कीर्ति कक्ष विभिन्न संस्कृतियों का प्रमाण है। एक समय था जब ये डांस फ्लोर हुआ करता था और आज औपचारिक समारोह का गवाह बनता है। इस वक्त हम कीर्ति कक्ष के अंदर है, जहां पर कोई भी औपचारिक समारोह हो तो इसी कीर्ति कक्ष के अंदर किया जाता है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की बात करें या फिर न्यायाधीश का शपथ ग्रहण समारोह हो, इसी कीर्ति कक्ष के अंदर किया जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी की जो शिमला यात्रा है उसको लेकर चित्रों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। बात करें आज़ादी से पहले जो हथियार, आज़ादी से पूर्व जो इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों को भी यहाँ पर बेहद खूबसूरती से संरक्षित कर रखा गया है। और साथ ही इस कीर्ति कक्ष में लगे हुए ये शैंडलियर इसकी खूबसूरती में, इस कक्ष की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया किसी भी संस्कृति में आकार ले सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है उस संस्कृति को जानना और उस संस्कृति को समझना। इस ऐतिहासिक इमारत ने न केवल हमारे इतिहास को संजो कर रखा है, बल्कि हमारी संस्कृति को संजोने का काम भी ये कर रही है। यहाँ पर बेहद ही खूबसूरती से हमारे चारों वेद जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। कीर्ति कक्ष से सटा ये वन शोभा कक्ष, जहां राज्यपाल उनसे मिलने आने वाले लोगों और प्रतिनिधियों से भेंट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर बना हुआ ये मधुरिमा हॉल जो विशिष्ट अतिथियों के भोज के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बेहद ही खूबसूरती से स्नूकर गेम में जो भी रूल्स होते हैं उनको दर्शाया गया है और जो भी बॉल्स इसमें यूज़ होती हैं उनको भी प्रदर्शित किया गया है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, पिंक, जो भी बॉल्स स्नूकर गेम में हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे इसके एक रूल्स दिखाए गए हैं, जो कि रूल्स को लेकर प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाया गया है। ये वही बिलियर्ड्स टेबल है जो कि अंग्रेज़ इंग्लैंड से अपने साथ लेकर आए थे और आज भी आप देख सकते हैं कि उसी खूबसूरती से इस टेबल को संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ आने पर एक खास बात जो हमने देखी, यहाँ पर हर कक्ष को एक नाम दिया गया है, जिसमें से आपने अभी देखा शिखर कक्ष और कीर्ति कक्ष, मधुरिमा हॉल। इस तरह से बेहद ही खूबसूरत नाम जो है इन कक्षों को दिए गए हैं। राजभवन के पूर्वी क्षेत्र में 2 बहुत ही खूबसूरत लॉन हैं। अगर बात करें ऊपरी लॉन की तो यहाँ पर यज्ञशाला, भगवान शिव और भगवान हनुमान जी के मंदिर स्थापित किए गए हैं, जहाँ रोज सुबह शाम पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। बांसकोट का निर्माण वास्तुकला की न्यू ट्यूडर शैली में किया गया है। बाहर की ओर निकली हुई खाड़ी की खिड़कियां सीजीआई शीट की छत से ढकी हुई है। ये एक सुखद लुक देती है। मैदान और बगीचे विशेष रूप से आकर्षक है और आज ये घर शिमला के किसी भी अन्य घर की तुलना में पुराने अंग्रेजी घर जैसा दिखता है। इंग्लिश कंट्री हाउस का एक परफेक्ट एग्जांपल बोल सकते हैं हम इसे। जी। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, ये मॉक ट्यूडर है। मॉक ट्यूडर
इसमें क्या फ़र्क रहता है? फ़र्क ये है कि जो ट्यूडर था, ट्यूडर एक फैमिली थी यूरोप में, और वो लोग जो घर बनाते थे, जो आर्किटेक्चर का स्टाइल इस्तेमाल करते थे, उसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, वो जो रेग्ड शिप्स होते हैं या डूब गए जहाज़ डूब गए, उनकी लकड़ी को इस्तेमाल करते थे। उसका कारण ये था कि उस लकड़ी को कार्व करना आसान होता था। और मॉक ट्यूडर स्टाइल में काफ़ी सारी कार्व्ड वुड देखेंगे आप। 1605 में वो फैमिली ख़त्म हो गई, तो उनके साथ वो स्टाइल भी ख़त्म हो गया, तो लोगों ने उसे कॉपी करना शुरू किया। तो कॉपी जब करना शुरू किया तो उसमें रेग्ड शिप की लकड़ी नहीं इस्तेमाल की, कोई भी पेड़ की लकड़ी, जैसे इसमें ज़्यादातर ये देवदार की लकड़ी इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसमें कार्विंग कहीं पे नहीं है। तो दैट इज़ मॉक ट्यूडर स्टाइल। शिमला में बहुत सारे हैं इस तरह के घर। इनफैक्ट हम भी इसे ट्यूडर शैली के ही नाम से जानते हैं। कोई भी कैसे बेंटनी कैसल है, ये है काफ़ी जो यहाँ पर ऐतिहासिक इमारतें हम कहते हैं कि ट्यूडर शैली में बनी है। ये फ़र्क है मॉक ट्यूडर। मॉक मतलब मॉकरी, उसे कॉपी किया गया। हाँ, तो काफ़ी सारे बिल्डिंग, पूरा माल रोड उसी पे बना, चर्च के साथ लाइब्रेरी की बिल्डिंग है उसी पे बनी है। धज्जी दीवार में क्रॉस में लगाए जाते हैं प्लैंक्स, और ट्यूडर में वर्टिकल मेंबर इस तरह से फ्रेम बनाया जाता है, उसके बीच में क्रॉस में लगाया जाता है। उसको जब क्रॉस में लगाते हैं तो उसे फिर धज्जी वॉल बोल देते हैं। इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी कहानियाँ, कहीं पत्थरों में गड़ी हुई तो कहीं पीछे छूटी निशानियाँ। इन्हीं कहानियों और निशानियों को अपने आप में समेटे ये ऐतिहासिक इमारत बांसकोट। आप कोई कहानी हमारे दर्शकों को बताएं जो आपको इस इमारत से जुड़ी हो खास तौर पे। इस इमारत से जुड़ी 2 कहानियाँ मुझे याद हैं। एक तो वो डॉग की ग्रेव है यहाँ इस घर के पीछे। लेडी गॉम, एक सर गॉम थे, वो ऑक्यूपाइड दिस प्लेस, उनकी वाइफ का डॉग था वो, तो उन्होंने उसकी ग्रेव बनाई, वो अभी भी है, उसके प्लाक लगा हुआ है। उसके डॉग का नाम था कुन्ना, तो वो उस पर लगा हुआ है प्लाक। और दूसरा एक कहानी है जो कहीं पढ़ी हमने 1880s के आसपास। वो जो ऑक्यूपेंट थे इस घर के, वो फूलों से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने पूरे पंजाब में ये बात फैलानी शुरू करी कि फूलों, मधुमक्खी पालन जो है उसको, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, उसकी तरफ लोग ध्यान दें। तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे बी हाइव्स रखवा दिए। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यहाँ नीचे मार्केट है छोटा शिमला की जी। तो वहाँ एक मिठाई शॉप थी। मिठाई वाले ने जाके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों को बोला कि मैं टैक्सेस नहीं दूंगा। क्यों? कि तो लाड साहब की मक्खियाँ आके सारी मेरी मिठाई खा जाती हैं। वैसे बहुत से खूबसूरत पहलू जुड़े हुए हैं इस इमारत से। जी। बाद में तो फिर ये अब गवर्नर हाउस है, और हमारा हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, राज्य है, उसके गवर्नर यहाँ रहते हैं। हिमाचल की जो ये खूबसूरती है, ख़ास तौर पे यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनका इतिहास शुरू होता है बांसकोट से और ख़त्म होता है एडवांस स्टडीज़ पर। शाम का वक्त हो चला है और हमारा ये खूबसूरत सफर अंतिम पड़ाव पर है। इससे पहले कि हम अपने इस इतिहास से वर्तमान के सफर में अंत की ओर बढ़े, हमने बात की राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा से कि किस तरह से इस इमारत की खूबसूरती को ज्यों का त्यों रखा गया है। लोकतंत्र में राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले रहने चाहिए, और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है हिमाचल प्रदेश का राजभवन। तो आइए आज बात करते हैं ऐसे विषय पर। राजभवन शिमला के दरवाजे जो है वो आम जनता के लिए खुल गए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस रह रहा है लोगों का? इसमें लगभग 4 महीने हो गए हैं जो हमने ये राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले किए हैं, और इसमें राज्यपाल साहब का ये मत था कि एक ये इस तरह का एक एक्सक्लूसिव सा प्लेस ना बन के ये आम जनता के लिए फ्रीली एक्सेसिबल रहे। तो हर हफ्ते 2 दिन, शनिवार और इतवार को ये आम जनता के लिए खुला रहता है। तो जी, पर्यटक भी यहाँ पर आते ही होंगे ज़रूर? हाँ, पर्यटकों के लिए भी सुविधा दी गई है। हमारा जो फोटोग्राफर है वो उनकी डिमांड पे फोटोग्राफ्स भी बना के देता है, और हमारे अपने ऑफिस के ही कर्मचारी हैं, वो इस पूरे राजभवन के इतिहास और इसके जो शैली के जो विभिन्न फीचर्स हैं उनके बारे में हमारे पर्यटकों को अवगत कराते हैं। और साथ साथ ही ये जो इसके पूरे की लॉन
की और जो इसकी अपनी बिल्डिंग की जो सैर कराते हैं वो अपने आप में एक बिल्कुल निराला अनुभव हमारे पर्यटकों को और हमारे दर्शकों को देता है। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक भवन है, ये धरोहर है हिमाचल प्रदेश की, और इसके रख रखाव के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका रख रखाव किया जाता है। देखिए, एक तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक ऐतिहासिक धरोहर भवन है, तो इसमें कोई भी अमेंडमेंट जो इसकी अपनी शैली है वो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन के बगैर नहीं कर पाते, नंबर एक। दूसरा ये बात है कि भी कुछ फीचर्स जैसे समय समय पर, क्योंकि पुरानी, अब इस बिल्डिंग का फाउंडेशन में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, 1832 में ले किया था, तो लगभग 200 साल पूरे हो रहे हैं इस बिल्डिंग को। तो उस वाली स्थिति में यदि हम मान के चलें कि छोटा मोटा कभी जैसे प्लास्टर है कहीं से उखड़ जाएगा, कहीं से कोई लकड़ी का खंभा है तो वो बरसात की सड़न या सीलन की वजह से खराब होने लगेगा, तो ऐसा छोटा मोटा रिप्लेसमेंट करते रहना पड़ता है। तो उस सब के लिए जो हमारा राज्य का लोक निर्माण विभाग है वो इसकी जो पुरानी प्रकृति है उसको रखे रखकर, उसको बगैर डिस्टर्ब किए वो कुछ अमेंडमेंट जो छोटे मोटे हैं कर लेते हैं। अदरवाइज बाकी रेगुलर मेंटेनेंस इसका हम लोग इंश्योर कराते हैं कि भी चाहे वो इसका रंग रोगन इत्यादि है, चाहे वो छोटा मोटा माइनर रिपेयर्स है, तो वो हम अपने स्तर पे करते हैं। इस 2 मंजिला इमारत की नींव पत्थर की चिनाई से बनी हुई है। सुपर स्ट्रक्चर में भार वहन करने वाली दीवारें धज्जी से बनी है। इसका निर्माण पारंपरिक मिट्टी और लकड़ी के खंभों से किया गया है। भूतल पर स्लैब लकड़ी के तख्तों से बना है जो लकड़ी के राफ्टरों पर टिका हुआ है। एक बहुत ही खास बात मुझे यहाँ आकर पता चली कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये 1.5 मीटर ऊपर है जमीन से जी। तो क्या किस तरह से इसका रख रखाव रखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आती है कोई, क्योंकि ज़मीन से ऊपर होना, उसके नीचे किस तरह से इसका रख रखाव किया जाता है? ये बड़ा मतलब पूरे विचार से ये बना है पूरी तरह से। इसमें ऐसा किया गया है कि भी जैसे ज़मीन से 1-2 मीटर ऊपर रख के उसके ऊपर लकड़ी का जाल बनाया गया है पूरा। अगर उसके ऊपर फ्लोर है जी, अगर हम चलते भी है तो आवाज़ आती है इसी तरह से। तो उसका एक वही ऑब्जेक्टिव रहा है कि पहले, अब आजकल तो थोड़ा मौसमी परिवर्तन के कारण थोड़ा सा अब गर्मी हो रही है यहाँ पे, लेकिन जिस समय की ये बनी हुई है ये एरिया बर्फ से बहुत समय तक ढका रहता है। तो उस कारण से उस वक्त ये इंश्योर करवाते थे कि एक तो नीचे से इंसुलेशन हो जाए, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ठंड ऊपर ना आए, और एट द सेम टाइम एक ये भी रहता था कि जो ज़मीन का मॉइस्चर है वो भी ऊपर नहीं पहुँचेगा, और लगातार जो हमारा भवन है उसके मेंटेनेंस में भी ये एक तरह से असिस्टेंस देता था, क्योंकि आपकी ज़मीन जो नींव है वो तो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत फ्लोर का एक आध कोई कड़ी कोई ख़राब होती है तो आप कभी भी उसको रिप्लेस कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि राज्यपाल का आवास है यहाँ पर, राज्यपाल रहते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आम लोग भी यहाँ पर आएंगे, तो सुरक्षा के किस तरह से इंतज़ाम किए जाते हैं उसे लेकर? देखिए, 2 बातें हम पूरा ध्यान रखते हैं कि एक तो जो राज्यपाल साहब का जो अपना आवास का पोर्शन है एक उसमें हमारे विजिटर्स की एंट्री नहीं होती है। तो जो मतलब आम जनता के लिए खुले हैं तो दरबार हॉल है, हमारा समिट हॉल है, वनशोभा है, बाकी आदित्य 2-3 और जो मेजर पोर्शन है वही रखे हैं। तो उसमें जो राज्यपाल महोदय का आवास स्थान है वो इसमें एक्सक्लूडेड है। दूसरी बात कि जो भी हमारे विजिटर्स यहाँ पे आते हैं तो आपने देखा होगा कि रिसेप्शन पे हमारे पुलिस गार्ड भी है, CID के भी है लोग, तो वो सारे अपने आप कॉन्टिन्यूस तौर पे वो देखते हैं, उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी व्यक्ति को अंदर भेजते हैं। आधार वेरिफिकेशन करते हैं हम प्रॉपर, टिकट भी जारी होता है इसका, जो अगर कोई स्टूडेंट नहीं है, मतलब सिर्फ आम पर्यटक की हैसियत से आ रहा है तो उसका टिकट भी लगता है। तो हर चीज़ पे हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि चेक प्रॉपर। बांस कोट की इस ऐतिहासिक इमारत ने वर्तमान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ हर कक्ष में बीते समय की कहानियां सुनाई देती है, मानो इतिहास खुद गवाही दे रहा हो। ऐतिहासिक धरोहर होने के नाते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या चीज़, यहाँ की क्या ऐसा मेन अट्रैक्शन पॉइंट है जिसको देखने के लिए वो यहाँ ज़रूर आए।
देखिए, इसकी जो व्यक्तिगत रूप से मुझे 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जी। एक तो जो हमारा दरबार हॉल है जी बिल्कुल। ये इतना यूनिक है डिज़ाइन में कि शायद पूरे भारतवर्ष में 1 या 2 बिल्डिंगें इस तरह, मतलब एक और भी एक कोशिश की गई है राजभवन द्वारा भी कि जो भी हमारी धरोहरें हैं, जैसे कई उस समय के काफ़ी गिफ्ट्स हैं, उस समय के फोटोग्राफ्स हैं, उस समय की कुछ फर्नीचर आर्टिकल्स हैं, तो काफ़ी हद तक हमने कोशिश किया कि आज़ादी से जो आज़ादी से पूर्व के कुछ हथियार हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरह से संरक्षित करके रखे गए हैं। तो दूसरा जो मुझे खास तौर पे जो मैं पर्यटकों के लिए भी रेकमेंड करूँगा, हमारा जो समिट हॉल है, मतलब यहाँ पे एक आपको पता ही होगा कि जो शिमला समिट 1972 में हुआ था, जिसमें शिमला समझौता जो मुख्यतः पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ था, तो वो यहीं पे इसी जगह पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उस वक़्त जो हमारे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे श्री भुट्टो, तो उनके बीच में ये साइन हुआ था। तो वो टेबल अभी भी धरोहर के तौर पे वैसे ही संजो के रखा गया है। तीसरी बात जो उसके आगे आप जाते हैं तो वन शोभा गृह है, वो एक मीटिंग का स्थल है। अब भी वो वहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इस तरह से ये मीटिंग्स वगैरह होती थी। फिर हमारे 2-3 जो कक्ष हैं छोटी मीटिंग्स के, जैसे एक मधुरिमा है, वो डाइनिंग हॉल था, बॉल रूम पहले फिर बिलियर्ड कक्ष है, आदित्य कक्ष है, ये सारे अंग्रेजों के ज़माने का वो टेबल जो वहाँ से लेकर आए थे अभी भी संजो कर रखा है आपने, वो वैसे ही संजो के। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और आपका भी बहुत विशेष तौर पे धन्यवाद कि आपने इस ऐतिहासिक धरोहर को सभी तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए ये एफर्ट किया। थैंक यू सो मच। हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफर की एक कहानी होती है। हमारे आज के इस सफर की कहानी थी एक ऐसा हिल स्टेशन जो अंग्रेजों के जमाने में बड़ा फेमस था और उसे समर कैपिटल बना दिया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक यहाँ की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई और ये ऐतिहासिक इमारतें यहाँ की शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। इस खूबसूरत जगह पर बैठकर मुझे कुछ लाइन्स याद आ रही है। सैर क्या करूं किसी जन्नत की, सैर क्या करूं किसी जन्नत की, चाह क्या रखूं किसी मन्नत की। यहाँ आने पर हमने इतिहास को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया। बिल्कुल प्रियंका, यूँ लगा कि जैसे हम उसी क्षण में, उसी ऐतिहासिक क्षण में फिर से पहुँच गए हैं और बिल्कुल इतिहास को जो है ये जीवंत कर रही है इमारत। और हर एक पल जो हमने यहाँ बिताया बेहद ही यादगार रहने वाला है। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत और बेहद यादगार रहने वाला है। और वरुणा, जब भी हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस इतिहास को जान के कि क्या कुछ जो है हमारे इतिहास में रहा, लेकिन एक सबक भी हमें मिलता है इतिहास। बिल्कुल, एक एक्साइटमेंट होती है कि मतलब एक के बाद एक पन्ना, जैसे जैसे इतिहास के पन्ने खुलते हैं तो ऐसे लगता है कि एक के बाद एक हम पलटते ही रहे, देखते ही रहे, मतलब उसको जान ले कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था, उसको जानने की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और यहाँ आने के बाद मुझे एक बात का एहसास ज़रूर हुआ कि जिस समय ये समझौता हुआ था, जिस तरह से हमने देखा कि अंदर कीर्ति कक्ष देखा और जहाँ पर समझौता हुआ, उस हॉल में हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से जो है हमारे इतिहास की यादों को संजो कर रखा। और ख़ास बात ये रही वरुणा कि जिस तरह से ये संजो कर रखा गया है और आज भी ज्यों कहते हुए वो बिलियर्ड्स टेबल ही देख लो, बिल्कुल अभी भी ऐसे लग रहा है कि बरकरार रखा है कि बिल्कुल नया नया। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की हुई कि वो इंग्लैंड से आया था और अभी भी इतनी अच्छी तरह से अभी तक संजो कर रखा है। आज की ये कहानी थी हिमाचल की शान राजभवन यानी बांसकोट की, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत जो हमें ब्रिटिश काल के उस दौर में लेकर गई। आज हमने इतिहास के उस हर पल को जिया। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप भी हमारे साथ इतिहास के उन पलों को जी पाएंगे। हमारी नज़र से हिमाचल के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।